Hello everyone. So today date is 10 March in 2024. We are going to solve some PYQs of solution chapter of class 12th chemistry. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. डेंसिटी ऑफ 2m एक्वेसिव सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमें डेंसिटी दे रखी है. मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की. ये मतलब इसकी सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है. इस चैप्टर में आपको मोलैलिटी मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक से कई सारे फॉर्मूले हैं. चैप्टर कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है. वो आपको याद होने चाहिए. क्वेश्चंस जो हैं सोल्व हो जाएंगे. आप स्पेस बना के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी 1 लीटर. ठीक है. मोल ऑफ NaOH कितना 2 दे रखा है. मास की अगर बात करी जाए, मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ये इसका फॉर्मूला होता है. यहाँ पे हमारे पास कितना है, मास इज इक्वल टू नहीं, वॉल्यूम कितनी 1000. ऑब्वियसली मिलीलीटर में करेंगे. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. सो इनटू डेंसिटी कितनी है 1.28. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट 1280 ग्राम. ये आ गया. अब वाटर के मास की अगर मैं बात करूँ, मास ऑफ H2O कितना आएगा 1280 माइनस 2 इंटू 40, यानी हमारे पास आ जाएगा 1200 ग्राम. इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.2 kg. अब निकालेंगे मोलैलिटी. मोलैलिटी को हमेशा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मोलैलिटी की जब भी बात होती है उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं. मोलैलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला इसका क्या होगा, मोल ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, और मास किसमें, केजी में. कितना आ जाएगा 2/1.2 इज इक्वल टू, आफ्टर सोल्विंग दिस विल गेट 1.67 मोलैलिटी. सो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया है 1.67, यानी कि डी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. अगर मोलैलिटी जो है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की, उसको हम डबल कर दें तो जो वैल्यू होगी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF की, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो ये अनचेंज्ड रहेगी. क्यों अनचेंज रहेगी, जो KF यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोलवेंट. जो सोलवेंट का नेचर होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करती है. और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसी भी हो उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट होती है. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रखी थी, तो कंसंट्रेशन हमारे पास इससे जो है इसका कोई लिंक नहीं है, यानी कि ये अनचेंज रहेगी. सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट का नेचर कैसा होता है उसके ऊपर जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF की वैल्यू डिपेंड करती है. नेक्स्ट अभी 14 फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. अब यहाँ पे ऑप्शन में से बताने कौन सा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. तो मैं आपको बता दूं, मोलैरिटी इज द करेक्ट ऑप्शन. मोलैरिटी जो है डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो सकती है. जिस भी प्रकार से जैसे टेम्परेचर कम हो गया सर्दियों में तो वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. टेम्परेचर ज़्यादा है यानी कि वो इवेपोरेशन होने लगती है. गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वॉल्यूम उसकी कम होने लगती है. ठीक है. और अगर टेम्परेचर कम है तो वो फ्रीज होने लगती है. तो ये सारे इफेक्ट ऑब्वियसली टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम के ऊपर देखने को मिलते हैं. तो मोलैरिटी इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा. मोल फ्रैक्शन वेट परसेंटेज मोलैलिटी का जो है टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता. नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ 1.00 m एक्वेसिव सॉल्यूशन यानी मोलर सॉल्यूशन. तो मोल फ्रैक्शन बतानी है 1 मोलर एक्वेसिव सॉल्यूशन की कितनी होगी. क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है. ठीक है. इसको थोड़ा सा स्पेस बना के सोल्व करेंगे. देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए. वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें, केजी में. ठीक है. और अगर मैं उसकी बात करूँ किसकी, मोलैरिटी की, उसको हम लीटर में लेते हैं. ठीक है. सो वी कैन से W अपॉन M इज इक्वल टू क्या होता है, उसको हम N कंसिडर कर सकते हैं. और ये नीचे हमारे पास केजी में मास, वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू W अपॉन M. तो इसके प्लेस में हमने N पुट कर दिया है. आफ्टर सोल्विंग दिस विल गेट दैट इज, जो 1 मोल है इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 मोल 1 किलोग्राम पानी में
यानी कि मोल्स ऑफ 1 kg H2O कितना आएगा देखो 1000 अपॉन 18, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 होता है। सोल्व करेंगे आएगा 55.55 मोल, राइट। और अगर मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट वो कितना है 1। मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं फिर आगे फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोलवेंट यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है वाटर, तो मैं वाटर यहाँ पे लिख दूंगी इज इक्वल टू आएगा 1 + 55.55, ठीक है 1 + 55.55, तो यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0177। कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था पूरा का पूरा। स्टार्टिंग में आपने मोलैलिटी निकाली, उसके बाद मोल्स निकाल लिए और फिर आपने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाली। 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए, उससे हमारा आंसर आ गया है। और आंसर क्या आएगा, यानी कि डी ऑप्शन, इसका भी हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे 5th क्वेश्चन की। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, कितने ग्राम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के एसिड सॉल्यूशन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर, यूज किए जाने चाहिए 250 ml ऑफ 2 मोलैरिटी HNO3 सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। कितने ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की बात हो रही है। कंसनट्रेटेड एसिड जो है 70% वहाँ पे HNO3 है, तो सोल्व करते हैं इसको। देखो मोलैरिटी की बात करेंगे जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है वेट इंटू 1000 अपॉन, फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखोगे, मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में, ऑब्वियसली मिलीलीटर में, ठीक है। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। ये मोलरिटी हमको 2 दे रखी है, वेट अपॉन इसका नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है 63 × 1000 तो ऊपर रहेगा, और वॉल्यूम हमारे पास ml में कितनी दे रखी है 250 दे रखी है। वेट को बाहर निकालेंगे क्योंकि कंसनट्रेटेड जो है हमें नाइट्रिक एसिड की वेटेज बतानी थी, तो ये बाहर आएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 63/2 × 1000/250। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 4 जा 2 जा, यानी कि चलो इसको यहाँ पे अभी सोल्व नहीं करते, 63/2 मान लीजिए, ठीक है 63/2 आ गए यहाँ पे हमारे पास। इसका वेट इज इक्वल टू, अब 70% एसिड का हमें वेट निकालना है, वेट ऑफ 70% एसिड इज इक्वल टू 100/70 × 31.5। सोल्व करने पर आ जाएगा 45 ग्राम, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। 45 ग्राम कंसनट्रेटेड HNO3 जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया है। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, पांचों में जो है फॉर्मूले ही यूज़ किए गए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। आगे देखेंगे 6th क्वेश्चन की बात करेंगे। 25.3 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 इज डिजोल्व इन, उसको इनफ वाटर में हमने डिजोल्व किया 250 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए। अगर सोडियम कार्बोनेट जो है डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली, यानी कम्प्लीटली उसका डिसोसिएशन हो जाता है, वो टूट जाता है, तो जो मोलर कंसनट्रेशन होगी सोडियम आयंस की, यानी Na पॉजिटिव की और कार्बोनेट आयंस की CO3 नेगेटिव की आर रिस्पेक्टिवली, तो इन दोनों की मोलर कंसनट्रेशन बतानी है हमको। मोलर मास Na2CO3 का कितना है 106 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास क्या दे रखा, मोलर मास दे रखा है इसका। तो देखो काफी इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे स्पेस बना के मैं आपको करके दिखाती हूँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगेन, ये भी ठीक है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू क्या आएगा 25.3/106, इसका मोलिकुलर वेट है 1000/। अभी मैंने आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया था, उस वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सेपरेटली डिसोसिएट हो गए थे Na पॉजिटिव में और CO3 नेगेटिव में, तो इनका सेपरेटली देखेंगे। इसका मास कितना 2 × 0.955 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.91 मोलैरिटी। उसके बाद CO3 नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ दूसरे आयन की, इसका हमारे पास आएगा 0.955 डायरेक्ट ही आएगा। तो आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आएगा।
नेक्स्ट देखो, जो मोल फ्रैक्शन एक सोल्यूट की 1 मोलर एक्वेसियस सॉल्यूशन में कितनी होगी। क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है सोल्यूट का 1 मोलर एक्वेसियस सॉल्यूशन में कितनी होगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वेसियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसको भी सोल्व करते हैं। सारे हर एक क्वेश्चन को जो है स्पेस बना के अच्छे से सोल्व करके देख लेंगे, भले ही जो है इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उससे। देखो, जो 1 मोलर सॉल्यूशन है उसका क्या मतलब होता है, मीन्स 1 मोल सोल्ट प्रेजेंट इन 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम सोलवेंट। क्या बोला मैंने, जो 1 मोल सॉल्यूशन है उसका क्या मतलब है कि जो 1 मोल मतलब इसका मतलब ये है कि उसमें 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके 1 kg यानी कि 1000 ग्राम सोलवेंट में। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे बात करी जाएगी मोल ऑफ सोलवेंट, यानी H2O इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 18। ठीक है, इसका इसका वाटर का मोलिकुलर मास होता है, ये इज इक्वल टू आ गया 1000 अपॉन 18। उसके बाद मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे सोल्यूट की। 1/1 प्लस 1000 अपॉन 18। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला, ये हमारे पास मैंने आपको कहीं एक क्वेश्चन में हम मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी पीछे हम करके आए हैं उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन। सो 18/1018 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.01768 इज इक्वल टू 0.018। ये आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, बी। नेक्स्ट देखो, 1 मोलैरिटी 2.5 लीटर एन सॉल्यूशन जो उसको हमने मिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ विद नहीं एक दूसरे के साथ नहीं, दूसरे 0.5 मोलर 3 लीटर NaOH सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ। देन फाइंड आउट द मोलैरिटी, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, कितनी होगी। क्या निकालनी है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी। मैं आपको बता देती हूँ मोलैरिटी के इक्वेशन से। मोलैरिटी की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है बिल्कुल इजी फॉर्मूला। यहाँ पे आपको सिर्फ एक गिवन नहीं है, मतलब हमको M2 नहीं दे रखी, इज इक्वल टू सॉरी M1, ये इक्वेशन होती है हमारे पास। इससे हम निकाल सकते हैं, दो हमें दे रखे हैं, यानी M1 1 इंटू 2.5 प्लस 0.5 इंटू 3 इज इक्वल टू M इंटू वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 5.5। तो M इज इक्वल टू आ जाएगा करेक्ट आंसर हमारे पास, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा C, यानी कि 0.73। ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे मोलैरिटी जो है लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की विल बी कितनी होगी। मोलैरिटी बतानी है लिक्विड हाइड्रो HCl की, अगर उसकी डेंसिटी यानी सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.17 ग्राम पर सीसी हो जाए तो मोलैरिटी कितनी होगी लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ये बतानी है। डेंसिटी हमें दे रखी है 1.17। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 1 cc। ये हमारे पास वॉल्यूम दे रखी है, मास कितना है 1.17 ग्राम। तो अब नई मोलैरिटी की बात करेंगे, अगर न्यू मोलैरिटी ऑब्वियसली हमें कब निकालनी है, जब इसकी डेंसिटी 1.17 हो। तो न्यू मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1.17 इंटू 1000 अपॉन 36.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आफ्टर सोल्विंग दिस विल गेट 32.05, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वही आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना था बस इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू मोलैरिटी निकालनी थी, वही सेम मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने पुट कर दिया और उससे हमारा आंसर जो है निकल गया। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग में
यानी एक्स मोल फ्रैक्शन के रिगार्ड में ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। कौन सी आएगी? तो देखो इनकरेक्ट हमारे पास ये डी वाली है। जो मोल फ्रैक्शन होती है वो कभी भी मोल फ्रैक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू -2 या फिर 2 के इक्वल कभी नहीं हो सकती। इट इज़ ऑलरेडी, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। दैट इज दिस। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसकी। एक 5% सॉल्यूशन जो है केन शुगर का, जिसका मोलिकुलर वेट 342 है, इज आइसोटोनिक विद, वो आइसोटोनिक है 1% सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। क्या बोला गया? एक 5% सॉल्यूशन केन शुगर का जिसका मोलिकुलर वेट 342 है, वो आइसोटोनिक है, यानी कि सेम जिसका जो है कंपोजिशन है बेसिकली, विद 1% सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। एक सब्सटेंस एक्स है, उसके 1% सॉल्यूशन के साथ वो आइसोटोनिक कंडीशन में है। तो मोलिकुलर वेट बताना है एक्स का कितना होगा। तो क्या बताना है? मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज कितना होगा, ये पूछा गया है। देखो 5% को स्पेस ही बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने, क्योंकि थोड़ा बड़ा जाएगा ये। फाइव परसेंट केन शुगर कंटेन्स 5% केन शुगर सॉल्यूशन मीन्स क्या लिखा है? 100 ml of solution contain cane sugar is equal to कितना? 5 ग्राम। राइट। सो आगे देखो, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स केन शुगर। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो कितना केन शुगर कंटेन करेगी? 5/100 इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या आ गया? 50 ग्राम पर लीटर। सिमिलरली 1% सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, 1% सॉल्यूशन कितना कंटेन करता है? इज इक्वल टू 1 इंटू 1000/100। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट 10 लीटर, 10 ग्राम पर लीटर ऑफ एक्स। राइट। पाई वन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का? C इंटू आर इंटू टी। ये हमारे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि C कितना है हमारे पास? 50 ग्राम पर लीटर अपॉन 342 इंटू आर गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर। इसका हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, दोनों ही आइसोटोनिक है, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में एज बोथ आर आइसोटोनिक। सो पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पहले का दूसरे के इक्वल होगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 50/342 इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू 10/m इंटू आर इंटू टी। ये हम लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? यानी कि m मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 342/5। सोल्व करने पर आ जाएगा, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 68.4 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आया है? 68.4, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स बताने ऑक्सीजन के 1 लीटर ऑफ एयर में जो कंटेन करती है 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज। क्या बताना है? क्वेश्चन को समझो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज, तो कितना होगा वो निकालना है। स्पेस बना के सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितनी? 21%। राइट। सो 100 ml ऑफ एयर, क्या 100 ml जो है एयर की कंटेन्स कितना? 21 ml ऑफ ऑक्सीजन। निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर।
कितना आ जाएगा 21/100 इंटू 1000, यानी कि 21/210 ml आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे हमें। 210/22,400 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.0093। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया 0.093, यानी सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ, कौन सा मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आया था, उसमें हमसे पूछा था कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कौन सा करता है, तो मोलैरिटी था। ऑब्वियसली मोलैरिटी तो अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे हमारे पास डी ऑप्शन में था मोलैलिटी, मुझे ध्यान आ रहा है, ए ऑप्शन मोलैलिटी था और डी मोलैलिटी था, यानी कि मोलैलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था उस ऑप्शन में। ठीक है, वहीं से आपके जो है एक दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी। तो मोलैलिटी इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तीनों ही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, मोलैलिटी डिपेंड नहीं करती। थोड़ा समझा भी देती हूँ। जो मोलैलिटी होती है इन्वॉल्व्स, मोलैलिटी क्या इन्वॉल्व्स करती है, वेट ऑफ सोल्यूट। मोलैलिटी इन्वॉल्व्स वेट ऑफ सोल्यूट एंड द सोलवेंट, यानी वेट को जो है ये कंसीडर करती है। सिंस वेट जो है कभी भी चेंज नहीं होता, वेट डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, सो देयरफॉर मोलैलिटी जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो ये कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्या, मोलैलिटी। द मिक्सचर विच शोज, वो कौन सा मिक्सचर है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रोल्स लॉ इज द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ इज। तो मैं आपको बता दूं करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास डी इथेनॉल और एसीटोन, ये एग्जाम्पल हैं हमारे पास। देखो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, वहां से आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। मैं आपको बता देती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इथेनॉल का गेट्स वीकेंड बाय एडिशन ऑफ, किसके एडिशन से, जब हम उसके अंदर एसीटोन को ऐड करते हैं इथेनॉल में, तो उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है। दस द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन वो क्या शो करता है, शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन है। क्या रीजन है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इथेनॉल का वो वीक हो जाता है एसीटोन के एडिशन के कारण। सो दस जो मिक्सचर होगा इथेनॉल और एसीटोन का वो पॉजिटिव डेविएशन रोल्स लॉ से शो करता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जिसके दो कंपोनेंट्स है ए और बी, एग्जिबिट कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन आइडियल बिहेवियर से। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसमें से कौन सी होगी। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल टू, गलत है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं ए के बीच की, बी के बीच की, वो स्ट्रोंगर होती है देन दोज बिटवीन ए बी। ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है। देखो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन केस पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपको चीज़ें याद रखनी है। आइडियल बिहेवियर से जो ए बी इंट्रैक्शंस होती हैं, ए बी इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड अट्रैक्शन होती हैं वो वीक होती हैं। जैसे मैंने पीछे इथेनॉल और एसीटोन का बताया, यह भी एक ए बी का ही एग्जाम्पल था। ए और बी अलग अलग थे दोनों, जो है यहाँ पे कंपोनेंट
हमारे पास, तो इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी थी, वीक थी। तो सेम वहीं पे यहाँ पे वही बात हो रही है, ए बी की इंटरेक्शन जो है काफ़ी वीकर होती है एज कम्पेयर टू ए एंड बी इंटरेक्शन। देखो को रिलेट कर रहे हैं दोनों क्वेश्चन और दोनों मैंने आपको समझा दिया, ऐसे रिलेट करके याद रखने की, समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट हमारे पास है अगर वाटर सेचुरेटेड एयर वाटर सेचुरेटेड एयर में जो मोल फ्रैक्शन है वाटर वेपर का वो कितना है 0.02। अगर टोटल प्रेशर किसका सेचुरेटेड एयर का 1.2 atm है, यानी उसका प्रेशर टोटल ये है, तो पार्शियल प्रेशर बताना है ड्राई एयर का कितना होगा, क्या बताना है, पार्शियल प्रेशर बताना है ड्राई एयर का। तो यहाँ पे देखेंगे इसको सोल्व करके क्या आएगा। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू 0.02, कितना है 0.02। मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर की अगर मैं बात करूं, वन माइनस 0.02 इज इक्वल टू क्या आ गया 0.98। अब टोटल प्रेशर की बात करेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर 1.2 atm, ठीक है, कितना आएगा 1.2 atm। और डेल्टल्स लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो ड्राई एयर का प्रेशर होगा इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू ड्राई एयर इज इक्वल टू आ गया 1.2 इंटू 0.98 इज इक्वल टू 1.176 atm। ये आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। क्या आ गया, ड्राई एयर का हमारे पास 1.2 को हमने 0.98 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1.176 atm, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मिक्सचर है जो फॉर्म करता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज, कौन सा होगा जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म करेगा। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, तो आपको आप याद रखोगे वाटर और नाइट्रिक एसिड एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखा है। जो सॉल्यूशन शो करता है कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन रोल्स लॉ से फॉर्म वो क्या करता है, मैक्सिमम एजियोट्रोप को जो है फॉर्म करता है। नाइट्रिक एसिड और वाटर एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कितना 393.5 केल्विन का। तो ये हमारे पास करेक्ट है। Which of the following statement about composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct। कौन सी स्टेटमेंट कंपोजिशन वो वेपर के कंपोजिशन के रिगार्ड में ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन और टोलिन के रिगार्ड में करेक्ट है। अज्यूम करना है टेम्परेचर कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे वेपर प्रेशर डाटा एट 25 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन का दे रखा 12.8 किलो पास्कल, टोलिन का दे रखा 3.8 किलो पास्कल। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होगी, तो करेक्ट हमारे पास ए आएगी। जो वेपर है विल कंटेन, वो हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन कंटेन करेगा। कैसे, अब इसको मैं सोल्व करके बता देती हूँ आपको। देखो लेट अस कंसीडर दैट ए हमारे पास क्या है बेंजीन एंड बी क्या है, बी इज टोलुइन। सो 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, यानी कि एक्स ए इज इक्वल टू ये 1/2 और एक्स बी क्या दे रखा हमारे पास 1/2, दोनों का आएगा। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P0A एक्स ए प्लस P0B एक्स बी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो इसको अप्लाई करोगे 12.8 इंटू 1/2 प्लस 3.85 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 8.325 किलो पास्कल, ये हमारे पास आ गया। यानी कि आप वाई ए इनका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मतलब अलग से अपना P0A कंपोजिशन 12.8 इंटू 1/2 अपॉन 8.325 इज इक्वल टू सोल्व करने पर आएगा 0.768।
दूसरे का वाई बी का निकालेंगे तो इसमें से हम वन माइनस वाई है, यानी कि 1 माइनस 0.768 इज इक्वल टू आ गया 0.232। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो वेपर प्रेशर है उसमें जो है बेंजीन की परसेंटेज हाई होगी। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ, जो मोलर कंपोजिशन होती है वो सेम होती है और बेंजीन के पास हाई वेपर प्रेशर होता है, तो जो वेपर होगी वो हाइयर परसेंटेज ऑफ बेंजीन को कंटेन करती है हमेशा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो PYQs हैं इसके वो फिनिश हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, कुछ आपकी मदद हुई होगी, आपको आइडिया मिला होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।